हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल कार्बन केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कार्बन केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो ये आप लोगों तक पहुंचे। हम देख रहे हैं कि आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर को अपलोड करने जा रहे हैं, सेकेंड लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। अभी हम लोग कुछ पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। हमने कल देखा था कि हमारे पास यदि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि समय के साथ जो भी कंसंट्रेशन में बदलाव आता है उसी चीज़ को हम लोगों ने बोला रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कल आपके सामने दो डायग्राम को डील किया था। एक डायग्राम था टाइम के रिस्पेक्ट में और ये था कंसंट्रेशन। ये डायग्राम हमारे लिए रिएक्टेंट के लिए था और सेम इसी टाइप का दूसरा डायग्राम इधर था टाइम और ये था कंसंट्रेशन। ये डायग्राम हमने लिखा था प्रोडक्ट के लिए। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता जाता है, और इसमें टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। हमने यहाँ से लिख सकता है, कल हमने इस चीज़ को पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन कहेगा तो इसे हम लोग डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। और यदि इसमें निगेटिव साइन दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि यह हमेशा रिएक्टेंट को दर्शाता है। यदि इसमें हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं तो यह हमेशा प्रोडक्ट को दर्शाता है। आज हम लोग यहाँ से आगे की बात करते हैं और यहाँ से आगे की बात ये होती है कि हमारे पास अब जो केमिकल काइनेटिक्स है वह रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस एक रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी करें फिर हम आगे देखते हैं। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड एक मोस्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जिसे अभिक्रिया का तात्कालिक दर कहा जाता है। दूसरा जो होता है यह होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम लोग औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। हमारे पास कह रहा है कि एक निश्चित समय में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये कह रहा है कि औसत समय में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हमने इसे पिछली क्लास में ये देखा था, यदि हमें किसी समय के साथ यदि हमें टी समय के साथ या डेल्टा टी समय के साथ कंसंट्रेशन में परिवर्तन यदि डेल्टा सी होता है तो इस स्थिति में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। यदि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में निगेटिव साइन है यह रेट ऑफ रिएक्टेंट को दर्शाता है और यदि डेल्टा सी बाय डेल्टा टी में पॉजिटिव साइन है यह रेट ऑफ प्रोडक्ट को दर्शाता है। यहाँ तक की बात हम लोग ने पिछली क्लास में सीख लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब इसमें कह रहा है कि यदि हमारे पास एक निश्चित समय होगा तो निश्चित समय में हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो सकता है। तो इसका रिलेशन हम लोग बना सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, जहाँ पे प्लस क्या दर्शाएगा प्रोडक्ट रेट ऑफ प्रोडक्ट और निगेटिव क्या दर्शाएगा रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी चीज़ को हम लोग इसके आगे जब हम ग्राफ डिनोट करते हैं इसके बाद पढ़ते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक की बात कॉपी करें। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट दोनों का डेफिनेशन देख लिया था। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास दो चीज़ मालूम है, जो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के बराबर होता है और यह माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी जो होता है यह रेट ऑफ रिएक्टेंट का होता है।
हमारे पास दूसरा पैरामीटर है रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। हम लोगों ने सीखा कि केमिकल काइनेटिक्स का मेन फंडा होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो है वह एक प्रोडक्ट में बदलता है। किस में बदलता है? एक रिएक्टेंट जो है यह एक प्रोडक्ट में बदलता है। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि यदि रिएक्टेंट का रेट माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और प्रोडक्ट का रेट प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी हो तो इस स्थिति में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हमारे पास एक ग्राफ है, हम इस ग्राफ से सीखते हैं क्या होगा। हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टेंट का ग्राफ जो होता है वह समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। जबकि प्रोडक्ट के ग्राफ में हमने ये देखा कि समय के साथ कंसंट्रेशन जो होता है वह क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसके कहने का मतलब यह जो ग्राफ है यह हमने रिएक्टेंट के लिए बनाया, बट हम लोग को पढ़ना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने बताया कि इंस्टेंटेनियस जो है वह एक प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और एक रिएक्टेंट के लिए भी हो सकता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास टी समय में यदि इसका कंसंट्रेशन डेल्टा सी होता है तो इस स्थिति में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास टी समय में यह जो टाइम है यह टी के रिस्पेक्ट में होगा और यह कंसंट्रेशन सी होगा। तो हम कह रहे हैं कि टी समय में हमारा कंसंट्रेशन जो है यह यदि डेल्टा सी है तो हमारा जब ये डेल्टा सी होगा तो ये भी क्या होगा? डेल्टा टी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि तात्कालिक कर है। तात्कालिक मतलब क्या? तुरंत जो हुआ उसी को तात्कालिक बोलते हैं। तो यदि हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी समय में हमारा कंसंट्रेशन यदि डेल्टा सी है तो इस स्थिति में हम आर इंस्टेंटेनियस बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या है, हमारे पास फार्मूला दोनों है, एक डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और एक है प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। फर्क दोनों में क्या है कि यदि साइन निगेटिव है तो यह रेट किसका दिखाएगा? रिएक्टेंट का। यदि साइन पॉजिटिव है तो किसको दिखाएगा? प्रोडक्ट को। यहाँ पे दिया हुआ है कि आर इंस्टेंटेनियस जो होता है वो प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के बराबर होता है। अब हम देख रहे हैं कि यह प्लस का सिंबल जो है वह रेट ऑफ प्रोडक्ट को दिखा रहा है और माइनस का सिंबल जो है वह रेट ऑफ रिएक्टेंट। इसे कह सकते हैं अवकारक का दर। इसे क्या कह सकते हैं? अवकारक का दर। और इसे कह सकते हैं उत्पाद का दर। इसके कहने का मतलब है कि जब हम लोग उत्पाद की दर को लिखेंगे तो वह हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और यदि अभिकारक या अवकारक के दर को लिखेंगे तो वह हो जाएगा माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी देखा कि जैसे जैसे टाइम को बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट जो है वह इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब ये होगा बढ़ता है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ता है। इसके कहने का मतलब कि आर इंस्टेंटेनियस यदि प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी है तो इस स्थिति में यदि प्रोडक्ट मेरा प्लस के फॉर्म में होगा तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, और यदि रिएक्टेंट के लिए होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। बोलिए यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मेरा सेकेंड जो होता है वह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कवर करेंगे कि इसमें तो एक निश्चित समय दे दिया कि टी समय में, बट हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि यदि हमारे पास कंसंट्रेशन T1 समय में C1 है और T2 समय में C2 है तो उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हम लोग इस पार्ट को पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस लेक्चर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बचा हुआ है कि आपके पास एक चीज़ लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस।
हम लोग इस चीज़ को सीख लेते हैं। हमने क्या बोला कि यदि हमारे पास t समय दिया हुआ है या डेल्टा t समय दिया हुआ है, तो इस स्थिति में इसका कंसंट्रेशन यदि डेल्टा t समय में डेल्टा c होता है तो कह रहा है इसका एक स्लोप होगा। इस स्लोप को हिंदी में हम लोग ढाल बोलते हैं। तो ये ढाल जो होता है ये हमेशा टेन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। अब टेन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो इस फिगर को जब हम लोग अच्छे से देखते हैं तो यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है और समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार जो है वह टेन थीटा के बराबर होता है। तो यह कह रहा है कि टेन थीटा जो होगा वह आर इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही है इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास ये फिगर कुछ इस टर्म में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा सी और इसे लिख सकते हैं डेल्टा टी। हम लोग जानते हैं कि यदि एंगल 90 डिग्री है तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब कह रहा है कि ये डिपेंड करता है दो नेचर पे, एक रिएक्टेंट पे और दूसरा प्रोडक्ट पे। यदि हमारे पास रिएक्टेंट होगा तो इसका मान किस में होगा माइनस में, और यदि हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी किस में होगा प्लस में। अब देखिए यहाँ से हम लोग दो चीज़ सीख सकते हैं। यदि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट मालूम है तो आर इंस्टेंटेनियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि नहीं मालूम है तो स्लोप मालूम होगा, फिर भी यह किसके इक्वल होगा टेन थीटा के, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है आर इंस्टेंटेनियस के। तो इस पार्ट का हम लोग मोस्टली चीज़ जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा रूप जिसे हम लोग औसत रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं उस पार्ट को कवर करेंगे। थोड़ा आप लोग इसे कॉपी कर लें। देखिए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन का हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वह है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की औसत दर। कह रहा है कि औसत समय में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और यह ग्राफ जो है यह रिएक्टेंट के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया होगा रिएक्टेंट के लिए। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें समय के साथ जो है कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन कहे तो बाबू इसका सांद्रण होगा। हम नीचे देख रहे हैं कि यह एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में है, तो टाइम जो है यह एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है और कॉन्सेंट्रेशन जो है यह वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। हमने यहाँ से देखा कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें दो चीज़ पढ़ना है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्टेंट के पार्ट को कवर करते हैं, फिर सेकेंड मेरा जो प्रोडक्ट बचेगा फिर हम उसके पार्ट को कवर करेंगे। तो यह कह रहा है कि यदि हमारे पास T1 समय में इस ग्राफ का कॉन्सेंट्रेशन यदि C1 है और समय जब बदल रहा है तो समय बदल के T1 से क्या हो रहा है T2, तो इस समय में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है C2 हो रहा है। और हम लोग इससे पहले क्या जान चुके हैं कि रिएक्टेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह समय के साथ घट रहा है। तो यहाँ हम लोग ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं कि यहाँ जो पॉइंट होगा T1 और C1 यह अधिक है किसके अपेक्षा T2 और C2 के अपेक्षा। तो हमारे पास ये इसे भाषा में लिखा गया है कि यदि रिएक्टेंट T1 का कॉन्सेंट्रेशन C1, तो देखिए हमारे पास T1 क्या है टाइम, C1 क्या है कॉन्सेंट्रेशन, से घटकर T2 समय में C2 हो जाता है, तो सांद्रता में परिवर्तन क्या होगी C2 माइनस C1। अब सपोज कीजिए कि जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही है, हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उसमें क्या होता है कि यह एक मूल बिंदु होती है और इसे हम एक्स अक्ष और इसे क्या बोल सकते हैं वाई अक्ष। जैसे हमें इस मूल बिंदु में या चतुर्थांश में किसी बिंदु को इंडिकेट करना होता है तो उसका निर्देशांक होता है एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई 2,3 एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में जैसे 1 2 3 को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस में कह रहा है 2 और वाई एक्सिस में 3। यह एक ऐसा पॉइंट होगा और इस पॉइंट का नाम जो है वह हम लोग 2,3 देते हैं। यहाँ से समझिएगा कि कह रहा है कि T1 समय में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है C2। तो हमारे पास सेम देखिए वैसा ही यहाँ पे एक बिंदु होगा और कहेगा कि इस स्थिति में T1 यदि समय है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, और कह रहा है जब ये बदलता है तो बदल के क्या होता है, जब समय T2 होता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है C2।
हमने इसी चीज़ को कवर अप किया है इसमें कि कह रहा है यदि रिएक्टेंट T1 का कॉन्सेंट्रेशन C1 से घटकर T2 समय में C2 हो जाता है तो सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, तो C2 माइनस C1, और समय में कितना परिवर्तन होगा, तो T2 माइनस T1। तो देखिए इसे हम लोग R एवरेज, यदि हमको यहाँ से पूछे कि R एवरेज बराबर क्या होगा तो इसे लिख सकते हैं C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। बोलिए यहाँ तक लिख सकते हैं। देखिए C2 माइनस C1 को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये डेल्टा सी चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा सी, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा सी बाय, अब देखिए T2 माइनस T1 में हम लिख रहे हैं कि ये डेल्टा टी समय में चेंज हुआ। तो इस स्थिति में हम यह ग्राफ रिएक्टेंट के लिए बना रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आर एवरेज जो होता है वो माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है। और यह रिलेशन हमेशा किसके लिए होगा बाबू, रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए। पहले आप लोग इसे कॉपी करें, फिर हम एक बार प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। देखिए हम लोग इससे पहले देख लिए थे कि हमारे पास यह जो रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था ये एक रिएक्टेंट के लिए था। अब हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट में देख लेते हैं। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि समय के अकॉर्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि T1 समय में उत्पाद की कंसंट्रेशन C1 है तथा T2 समय में इसकी सांद्रता बढ़कर C2 हो जाती है। यहाँ ध्यान से देख रहे हैं हम लोग कि T1 समय में इसकी सांद्रता C1 है और T2 समय में इसकी सांद्रता C2। तो देखिए इस बीच में एक डिफरेंस होगा, और इस डिफरेंस को हमने बोला डेल्टा C, और T1 से T2 यह एक टाइम पीरियड है, इसमें भी डिफरेंस है, इसे क्या बोला, डेल्टा T। यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि T1 समय में उत्पाद की कंसंट्रेशन C1 है तथा T2 समय में इसकी सांद्रता बढ़कर C2 हो जाती है तो कंसंट्रेशन में परिवर्तन जो होगा वह C2 माइनस C1 तथा समय में जो परिवर्तन होगा यह T2 माइनस T1 होगा। तो इस स्थिति में हम C2 माइनस C1 बराबर डेल्टा C एंड T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा T लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा R एवरेज जो होगा यह हो जाएगा प्लस डेल्टा C बाय डेल्टा T, और यह हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि R एवरेज दो फॉर्म में, एक रिएक्टेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। तो हम इसे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि R एवरेज जो होगा इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T, और इस स्थिति में प्लस जो है यह प्रोडक्ट को और माइनस जो है यह रिएक्टेंट को। प्लस किसको, माइनस रिएक्टेंट को, और प्लस किसको, प्रोडक्ट को। आज तक की टॉपिक में हम लोग यहीं तक कवर करते हैं, फिर इससे आगे जब हम लोग लेक्चर को अपलोड करेंगे तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हमने आज जो भी पढ़ाया इस वीडियो में आप लोग को समझ में आएगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू। ओके, बाय बाय।